अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो क्लास 7 के स्टूडेंट्स को ये बात याद होगी कि हमारा थर्ड चैप्टर कंटिन्यू है और इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वही रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, के प्लांट बॉडी के अंदर किस तरह अम्ल तौलीद होता है और जो प्लांट्स हैं वो किस तरह नस्ल को अपनी आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हमने ये बात कही थी कि अब तक जो हम स्टडी कर रहे थे हमें चैप्टर में, वो हमने बात की थी उन प्लांट्स की रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्चुअली, यानी जिनकी बॉडी के अंदर फ्लावर्स हैं, उनकी बॉडी का जो फ्लावर है वही वो पार्ट होता है जिससे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सही, जो फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी में फ्लावर ही उनका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और फ्लावर के आगे वो 4 पार्ट्स हमने पढ़े, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल। तो हमने ये देखा कि जो स्टेमन्स थे वो अपने फ्लावर का मेल पार्ट थे, जबकि जो कार्पल था वो अपने प्लांट का फीमेल पार्ट था। स्टेमन्स के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स थे जिन्हें मेल सेल कहा जाएगा, और कार्पल के अंदर एक ही फीमेल सेल था। जब ट्रांसफ़र होता थे पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू कार्पल, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, वो क्रॉस पॉलिनेशन हो या फिर आपके पास जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन हो। लेकिन जब ट्रांसफ़र के बाद जब दोनों ही मेल फीमेल सेल फ्यूज़ हो गए और एक जायगोट या एम्ब्रियो बन गया, तो हमने कहा भाई क्या हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई। तो इसके अमल में, इस नतीजे के अमल में क्या है, एक सीड बन गया। तो इस तरह से जो है वो आपके पास जो कार्पल वाला पार्ट था एक प्लांट का, वो सीड बन जाता है, और जो पूरा फ्लावर था किसी भी प्लांट का वो फ्रूट बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखा जिन फ्लावर्स का, जिन प्लांट का फ्लावर होता है उनका सीड भी होता है, उनका फ्रूट भी होता है। सही है। फिर हमने देखा जो सीड बन गया ये या तो हवा के ज़रिए या फिर जो है पानी के ज़रिए किसी दूसरे जानदार या जानवर के थ्रू जो है ये डिस्पर्स हो जाते हैं। सही है। सीड्स जो बनते हैं प्लांट बॉडी के अंदर उनका डिस्पर्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डिस्पर्स नहीं होंगे तो वो फूटेंगे नहीं। सही। तो डिस्पर्जन के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स थे कि वो फ्लावर के आपके पास जो है वो दूसरे इंसानों के ज़रिए हो रहे हैं, या फिर जो है वो आपके पास किसी हवा के ज़रिए हो रहे हैं, या कि पानी के ज़रिए हो रहे हैं। डिस्पर्स के बाद जब वो सीड एक जगह तक पहुंच गया या किसी इंसान ने खुद भी बो दिया वहाँ पर, तो उसको जो फूटना है, उस सीड में से जो प्लांट निकलना है, उसको हमने कहा जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी था कि वहाँ पर प्रॉपर सनलाइट हो, प्रॉपर वाटर उस सीड को मिले, प्रॉपर हीट उस सीड को मिले, जर्मिनेट वो कर जाएगा। सही। और वहाँ पे एक नया प्लांट, जिस प्लांट का वो सीड था वही प्लांट उस सीड में से दोबारा निकलना शुरू हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। सही। ये सारी बातें हमने की थी अब तक अपने चैप्टर में। आज जो हमारा फोकस है, जो टॉपिक है हमारा, वो हमारे पास उन प्लांट्स के ऊपर है जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं लगते। सही है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की आज हम बात करेंगे कि अगर किसी प्लांट के अंदर फ्लावर नहीं लग रहा तो वो किस तरह से अम्ल तौलीद करेगा, किस तरह उसकी बॉडी में रिप्रोडक्शन होगी। तो ये बात हमने याद रखनी है कि अगर बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर फ्लावर मौजूद है तो तरीका कहलाता है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, जो कि वहाँ मेल फीमेल दोनों पार्ट इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर किसी प्लांट बॉडी के अंदर फ्लावर ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी जो मेल फीमेल वाला पार्ट था वो भी नहीं होगा, तो उसको फिर हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट बॉडी, और ये किन में होगी, उन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं लगते। तो यहाँ पर जो है हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज के अंदर। प्लांट बॉडी के अंदर 3 तरह से ये काम होते हैं, या तो वो जो है उनकी बॉडी के अंदर होती है फ्रेगमेंटेशन। सही है। फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी तो उनकी बॉडी के अंदर या तो स्पोर फॉर्मेशन हो सकती है, स्पोर्स बनाएंगे वो, या फिर जो मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट मेथड है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये 2 तरह से होती है, एक नेचुरली भी होती है और एक आर्टिफिशियली भी कराई जाती है। सही है। तो इन 3 तरीक़ों से जो है प्लांट बॉडी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सही। तो अभी हम जब मैं 1 बाय 1 सबको डिस्कस करूंगा तो पहले मैं बात करने वाला हूँ फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन के अंदर होता क्या है, फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स बनते हैं। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस को कहा जाता है फ्रेगमेंट्स। तो जो प्लांट वहाँ पे मौजूद है, जो प्लांट बॉडी हमें मौजूद है, वो बॉडी डिवाइड हो जाती है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, डिफरेंट पीसेस के अंदर। सही है। और हर एक जो फ्रेगमेंट बना है वो आगे जाकर एक नई प्लांट बॉडी को, एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है। सही है। तो एक पूरी बॉडी थी प्लांट की, वो डिवाइड हो जाएगी बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में, और आगे जाकर यही हर एक जो फ्रेगमेंट वहाँ बन रहा है, वो हर एक फ्रेगमेंट फेवरेबल कंडीशन मिलने पर एक नया प्लांट, वही वाला प्लांट जो पहले था, उसको प्रोड्यूस करेगा।
तो इस तरह से यहाँ पे जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सही है। अगर हम देखें सीड्स की बात करें तो सीड लेंगे, उसको बोएंगे, वो जर्मिनेट करेगा, वो पूरा प्लांट बनेगा, फिर फल लगेगा, फिर सीड आएगा, तो एक नस्ल लग जाती है, पूरी एक सदी लग जाएगी इस काम में। बहुत बहुत स्लो स्पीड है इस वाले प्रोसेस की। लेकिन अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो इसका रेट इंतहाई फास्ट है। सही है कि एक प्लांट बॉडी में फ्रेगमेंट्स बने, फ्रेगमेंट्स फैल गए, उनको कंडीशन मिली फेवरेबल, तो हर एक फ्रेगमेंट से एक नया प्लांट जो है वो जर्मिनेट कर जाता है। सही है। यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है इस तरह से इन प्लांट्स का बहुत हाई होता है। ये ज़्यादातर जंगली पौधों में देखा गया है इस टाइप के प्रोसेस को। लीवर वर्ड्स और मॉसिस के अंदर जिनकी कोई बॉडी में कोई लीव्स नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, तो उनका कोई प्रॉपर कोई बॉडी नहीं है, जिस तरह के प्लांट्स हमें दिखते हैं उनकी ऐसी बॉडी होती नहीं है। सही है। तो उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वो जर्मिनेट करते हैं, अपनी बॉडी को रिप्रोड्यूस करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। तो इसमें स्पोर्स बनते हैं। होता क्या है कि आपके पास जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर एक पार्ट बनता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, होती है सेल डिवीजन। तो जिस तरह एक सेल से दो से चार, पाँच, 6 सेल बनते हैं, इस तरह से आपके पास ये जो स्पोर्स हैं ये भी इस तरह से बहुत सारे बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब कैपेसिटी होती है स्पोरेंजियम की एक। सिमिलरली अगर एक बलून है मेरे पास, उसमें मैं अगर हवा फिल कर रहा हूँ तो एक टाइम तक हवा फिल होगी, उसके बाद तो फट जाएगा, ज़्यादा हवा फिल कर दूंगा तो उसकी रेंज से बाहर चला जाएगा ना। इस तरह से स्पोरेंजियम की भी एक रेंज होती है। अब सेल डिवीजन होती जा रही है, स्पोर्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो ये जो स्पोर्स जब बनते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये एक प्रेशर डेवलप करते हैं किसके ऊपर, स्पोरेंजियम की वॉल के ऊपर, जिसके नतीजे में स्पोरेंजियम फट जाता है, सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। स्पोर्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं वेट के अंदर, तो ये हवा के ज़रिए एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। अब जहाँ जहाँ ये स्पोर्स जाएंगे वहाँ वहाँ अगर इनको प्रॉपर कंडीशंस मिल रही हैं, प्रॉपर वाटर मिल रहा है, प्रॉपर सनलाइट मिलती है, तो यही स्पोर्स क्या बना लेंगे, एक नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ पर स्पोर्स ये काम कर रहे हैं। इनका रेट भी जो है बहुत हाई है। रीज़न, क्योंकि प्लांट के अंदर एक वक्त में बहुत सारे सीड्स तो नहीं बनते हैं ना, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि बहुत सारे सीड्स में सारे सीड्स जो है जर्मिनेट कर जाएँ, ऐसा तो नहीं होता। सही है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि सारे के सारे सीड्स क्या हो जाएं, जर्मिनेट कर जाएं। लेकिन स्पोर्स में क्या है कि ये स्पोर्स बहुत ज़्यादा तादाद में बनते हैं, इनका नंबर सीड्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ जहाँ ये स्पोर्स जाते हैं वहाँ वहाँ ये आपके पास जो है वो एक नया प्लांट जो है वो हैं। कौन से प्लांट्स में होता है ये, नॉर्मली फर्न प्लांट के अंदर, ये भी एक जंगली पौधा है, उसके अंदर इसको देखा गया है कि फर्न वगैरह जो है, एडेंटियम जो है, वो इस तरह के स्पोर्स के ज़रिए जो है वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज़ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ आया वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, यहाँ पे यूज़ किसको किया जाएगा, वेजिटेटिव पार्ट को। हम ये बात जानते हैं कि एक प्लांट बॉडी को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। कोई भी प्लांट बॉडीज़ को डिवाइड किया जाएगा 2 पार्ट्स के अंदर। द फर्स्ट वन इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द सेकंड वन इज़ वेजिटेटिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट तो आपको पता है, फ्लावर को कहते हैं, वही पढ़कर आए कि जो फ्लावर है वो अपने प्लांट बॉडी का क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, सही रिप्रोडक्शन करवाता है। और फ्लावर के अलावा जो बकिया पार्ट्स हैं प्लांट बॉडी में वो क्या हो जाएंगे, वेजिटेटिव पार्ट। फॉर एग्जांपल रूट्स हो गई, स्टेम है या लीव्स हैं, ये क्या होते हैं अपने प्लांट बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो अगर एसेक्सुअली काम किया जा रहा है तो वहाँ पे फ्लावर तो इन्वॉल्व नहीं होगा, तो वहाँ पे ये वाले पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होंगे, रूट, स्टेम और लीव्स, जिनके ज़रिए प्लांट क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। उसका नाम क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेल रूट और फीमेल रूट का। यहाँ जैसे सिंगल रूट है, सिंगल स्टेम है, सिंगल लीव्स हैं, वही ये काम कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगी, टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट की यहाँ पे बात की जाएगी। तो ये 2 तरीके से होती है, नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियली भी होती है। नेचुरल किस तरह होती है, यानी जो रूट्स होती हैं प्लांट की वही क्या करती हैं, आगे जाकर एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसी बहुत सारी रूट्स हैं, आपके पास गाजर है, या आपके पास मूली है, या आपके पास शकरकंदी है। इस टाइप की जो ये रूट्स हैं अपने प्लांट की, इन चीज़ों को हम खाते हैं लेकिन एज अ फूड यूज़ करें, लेकिन ये अपने प्लांट का कौन सा पार्ट है, ये अपने प्लांट का रूट वाला पार्ट है। तो हमने देखा है कि इन्हीं आपके पास गाजर, मूली, या आपके पास अमरूद हो गया, शकरकंदी है, इनके ऊपर आपके पास अगर बो दिया जाए ज़मीन में तो इनके ऊपर आपके पास बर्ड्स मौजूद होती हैं, जहाँ से न्यू बर्ड्स निकलती हैं, न्यू लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं और एक नया प्लांट इनसे निकलना शुरू
शुरू हो जाता है। तो रूट्स को जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेचुरली जो रूट्स हैं उनमें ये पावर मौजूद है कुछ रूट्स के अंदर कि उनसे एक नया प्लांट क्या हो, प्रोड्यूस हो, क्योंकि उनके अंदर जो है उनके पास जो ऐसे जगहें हैं उन रूट में आई भी कहा जाता है। सही है। तो जैसे कैरेट के ऊपर है, ऐसे निशानात जो हैं वहाँ से नई बर्ड्स निकलती हैं, नए शूट्स निकलते हैं और फिर उनसे एक नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है। सही। फॉर एग्जांपल गाजर, मूली, शकरकंदी, अमरूद, इस टाइप की जो रूट्स हैं वो ये काम करती हैं अपनी प्लांट बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास स्टेम। स्टेम भी आपके पास जो तना है किसी भी प्लांट बॉडी का, उसमें भी ये काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे बहुत सारे स्टेम है, जैसे कि पोटैटो है। तो ये आलू हम खाते हैं लेकिन वो अपने प्लांट का एक स्टेम वाला पार्ट है। आलू एक स्टेम होता है अपनी प्लांट का। सही है। जिंजर, अदरक जो है वो एक स्टेम है। प्याज जो है वो एक स्टेम है। सही है। इस टाइप की जो चीज़ें हमें बहुत नॉर्मली दिखती हैं, ये हम एज अ फ्रूट यूज़ या एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये अपने प्लांट का स्टेम वाला पार्ट होता है। तो आलू में तो बहुत कॉमन है, आलू में बडिंग होती है। सही है। एक आलू दूसरा आलू निकल जाता है तो आलू के ऊपर पोटैटो आई मौजूद है, एक सिरा मौजूद है, एक जगह मौजूद है जहाँ दूसरा आलू फूटता है। सही है। जिसे हम कहते हैं बडिंग का प्रोसेस, के आलू सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं, उन्हें भी अलग किया जाता है। सही। तो ये आपके पास बडिंग का प्रोसेस है, या वहाँ से डिफरेंट लीव्स निकल रहे हैं, शूट्स निकल रही हैं, तो स्टेम भी ये वाला काम करती हैं। सही है। स्टेम की वजह से सलाहियत मौजूद है कि उनसे दूसरा कोई प्लांट जो है वो जनरेट हो, अगर उन्हें ज़मीन में बो दिया जाए तो। ऐसे अपने आप नहीं, उन स्टेम्स को अगर ज़मीन में बो दिया जाए तो वो कैपेबल हैं कि उनके अंदर से भी नए लीव्स फूट जाएँ या नया एक प्लांट वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाए। तो लास्ट वन है लीव्स। होता ये है कि कुछ प्लांट्स के जो है लीव्स के सराउंडिंग या प्लांट्स की बॉडी में स्मॉल प्लांट होते हैं मौजूद, जिन्हें कहा जाता है प्लांटलेट्स। सही है। ये प्लांटलेट्स वहाँ होते हैं मौजूद, और जब ये अलग हो जाते हैं उस पेरेंट प्लांट बॉडी से तो ये आगे जाकर एक नई प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करते हैं। सही है। डायग्राम आपकी बुक में मौजूद है, आप देख सकते हैं कि कुछ प्लांट्स के अंदर प्लांटलेट्स मौजूद होते हैं, और जब ये प्लांटलेट्स अलग होते हैं उनकी बॉडी से तो हर एक प्लांटलेट जो है वो आगे जाकर एक नया प्लांट प्रोड्यूस करता है। सही है। जो एक लीव्स वाला पार्ट होता है। क्लियर। तो ये नेचुरली ये काम हो रहा है, नेचुरल पार्ट्स हैं ये सारे, उनके ज़रिए काम किया जा रहा है, रूट के ज़रिए, स्टेम के ज़रिए या लीव्स के ज़रिए। सही। उसके बाद अगर आर्टिफिशियली बात करें तो आर्टिफिशियली हम किस तरह कर सकते हैं ये काम, तो यहाँ दो प्रोसेस हैं, कटिंग और लेयरिंग। आर्टिफिशियली अगर हमें किसी प्लांट में रिप्रोडक्शन करवानी है, उसको 1 से 2 बनाना है, तो वहाँ हम या तो कटिंग को यूज़ करते हैं या फिर लेयरिंग को यूज़ करते हैं। कटिंग का मतलब सिंपली है टू कट करना। तो यहाँ पे होता ये है कि किसी भी प्लांट की जो है वो स्टेम को या किसी भी प्लांट की रूट को कट कर अगर कहीं और लगा दिया जाए और उसको प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वाटर दिया जाए तो वो प्लांट वहाँ पे ग्रो कर जाता है। ये मोस्ट कॉमन है शुगर कैन के अंदर और रोज़ फ्लावर के अंदर। जो रोज़ गुलाब का जो पौधा है उसमें ऐसे ही किया जाता है कि उसकी स्टेम को, किसी एक स्टेम को काट कर या रूट को काट कर कहीं और लगा देते हैं, और प्रॉपर कंडीशंस मिलने पर वो वाली जो रूट जो काट के लगाई थी वो वहीं ग्रो कर जाती है। इस तरह रोज़ के 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 जो है वो पौधे या गमले जो होते हैं वो बन जाते हैं। सही। शुगर कैन में भी ऐसा ही होता है। ये उन प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं जिनके अंदर जो है वो सीड वाले फ्लावर नहीं है। सही है। सिंपल इनका सीड नहीं होता, तो इनको वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू जो है वो हम जर्मिनेट या रिप्रोड्यूस करवाते हैं। सही। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेयरिंग। तो लेयरिंग में क्या होता है, तो लेयरिंग में हम उन प्लांट्स को लेते हैं जो बेलों की शक्ल में ग्रो करते हैं। सही है। बेल लगती है जिनकी, उनको यहाँ देखा जाता है। तो लेयरिंग में क्या होता है कि ऑफकोर्स के बेल क्यों लगती है, जो कि उसके अंदर एक प्रॉपर एक सख्त स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं है, लकड़ी नहीं है वहाँ पर जो सीधी ज़मीन में खड़ी हो स्टेम की तरह। तो वहाँ पर जो उसकी सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट स्टेम है उस बेल वाले प्लांट की, उसको ही काट कर एस शेप में ज़मीन में लगाया जाता है और उसको धागे से बांध देते हैं। धागे से क्यों बांधते हैं, उसकी सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो फिर ज़मीन में ग्रो कर जाएगा ना, उसके अंदर वो स्ट्रॉन्गनेस तो है नहीं कि वो ऊपर की तरफ बढ़े। सही है। तो वहाँ कोई धागा बांध देते हैं ताकि उस धागे के थ्रू ही जो है वो जहाँ जहाँ धागा बनाए उसके ऊपर ही लग कर वो बेल जो है वो ग्रो कर जाए। सही है। तो ये देखा गया नॉर्मली लेमन के अंदर या पानी की बेल जो होती है उसमें देखा गया कि उसके बाद 2 पत्ते भी काट के कहीं लगा दें और उस धागे से बांधें तो पूरी बेल जो है वो पूरी फैल जाती है। तो ये प्रोसेस होता है लेयरिंग का। इसको हम कहते हैं लेयरिंग का प्रोसेस, कि आपने कहीं से भी एक सॉफ्ट स्टेम या सॉफ्ट लीव्स जो है वो काट कर लगा दिए, धागे से बांध दिया, तो जहाँ जहाँ वो धागा आपने बांधा वहीं पर ही वो प्लांट जो है वो बेल ग्रो कर रही है। सिंपल।
तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारे जो हमने अभी चीज़ें देखी, ये कौन से प्लांट्स के अंदर होंगी? ये उन प्लांट्स के अंदर होती हैं जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते या जिनके अंदर सीड्स नहीं बनते। सही है? तो वो किस तरह ग्रो करेंगे? वो रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली। सही है? सिंपल। तो ये कुछ फ्रेगमेंटेशन करेंगे कुछ प्लांट्स स्पोर फॉर्मेशन करेंगे, कुछ प्लांट रूट स्टेम या वेजिटेटिव पार्ट के ज़रिए ग्रो कर जाएंगे, या कुछ को कटिंग या लेयरिंग के ज़रिए ग्रो करवाया जाएगा। सही है? सिंपल। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी आज की। अब हर चैप्टर क्लास में हमें पता है कि हम देखते हैं कुछ कैरियर्स को, कुछ प्रोफेशंस को, कुछ पेशों को, कुछ शोबों को जो उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसका पूरा प्रोसेस जो है वो क्या, जो पूरा जो स्टडी रही वो किसके ऊपर रही? प्लांट्स के ऊपर रही, कि प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट हैं, तो फ्लावर में नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, कैसे कोई पॉलिनेशन हो रही है, सारा काम हो रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोफेशन बनते हैं इस चैप्टर के हिसाब से कैरियर इन साइंस में। द फर्स्ट वन इज़ बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट कौन होता है? जो बॉटनी स्टडी करता है। सही है? जिस तरह एक साइंस पढ़ने वाला बंदा साइंटिस्ट बनता है, एक केमिस्ट्री पढ़ने वाला बंदा केमिस्ट बनता है, जिस तरह साइकोलॉजी पढ़ने वाला बंदा साइकेट्रिस्ट बनता है, सिमिलरली बॉटनी पढ़ने वाला बंदा बॉटनिस्ट बनता है। अभी बॉटनी क्या है? तो बॉटनी हम कहते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स को। सही है? बॉटनी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के फीचर्स को पढ़ा जाता है, उनके डेवलपमेंट को पढ़ा जाता है, उनके लाइफ साइकिल को पढ़ा जाता है। सही है? तो या जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं? बॉटनिस्ट कहते हैं। तो जो अगर आपको बॉटनिस्ट बना तो आपको प्लांट की स्टडी करना पड़ेगी। सही है? वो तमाम लोग जो प्लांट्स की स्टडी करेंगे वो बॉटनिस्ट कहलाएंगे। सही है? नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे अगला जो प्रोफेशन है वो है गार्डनर। तो गार्डनर तो बड़ा ही आपके पास कॉमन है, सबने देखा है, आम तौर से माली भी कहा जाता है। तो ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो किसी बाग या बगीचे में वहाँ मौजूद प्लांट्स की देखभाल करते हैं, उनको वक्त पर पानी देते हैं, उनको वक्त पर खाद फ्राहम करते हैं, उनकी कटिंग करते हैं, जो उनके लीव्स या पार्ट्स डेड हो गए उनको काट के निकाल देते हैं, उनको मुख्तलिफ शेप में जो है वो अरेंज करते हैं। तो ये बंदा क्या है? ये गार्डनर कहलाता है, माली कहलाता है, जो देखभाल करता है वहाँ मौजूद, उस जगह पे मौजूद प्लांट्स की। तो ये एक प्रोफेशन है जो प्लांट से रिलेटेड है, जो पौधों की देखभाल करते हैं वो गार्डनर कहलाएंगे। सही है? और द लास्ट वन इज लैंडस्केप आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट की अगर बात की जाए या आर्किटेक्चर की बात की तो जहन में आता है कि वो लोग जो नक्शे बनाते होंगे बिल्डिंग्स के, या जो नक्शे बनाते होंगे घरों के, या ये जो नक्शा बनाने वाला काम है बंदा क्या कहलाता है? आर्किटेक्ट कहलाता है। लेकिन यहाँ कोई नक्शा नहीं बनाना, बल्कि यहाँ डिज़ाइन ही करना है। डिज़ाइन किसको करना है? किसी पार्क को, किसी गार्डन को। सही है? ये जो लोग होते हैं ये मौसमी हालात को देखते हुए या ज़मीन को देखते हुए जो है वहाँ पर मौजूद डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को जो है वो अरेंज करते हैं एक खूबसूरत शक्ल के अंदर। जो हमें गार्डन के अंदर या बाग के अंदर जो खूबसूरती दिखती है वो आपके पास कौन डिज़ाइन कर रहा होता है? वो ये लैंडस्केप आर्किटेक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं। इनका काम ही होता है कि ये डिज़ाइन करते हैं उस गार्डन को, कि यहाँ कौन सा प्लांट लगाना है, यहाँ किस प्लांट को किस तरह अरेंज करना है। ये वाला काम जो है वो लैंडस्केप आर्किटेक्ट कर रहा होता है। सही? तो ये कुछ प्रोफेशन है प्लांट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, जो लोग इसको स्टडी करते हैं उनको ये नाम दिया जाता है कि वो बॉटनिस्ट बन जाते हैं, वो गार्डनर बन जाते हैं, या फिर जो है वो लैंडस्केप आर्किटेक्ट बन जाते हैं। सही? तो यहाँ आपका चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 आज जो है वो कंप्लीट हो गया है। सही है? उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। अब आपने करना ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ चैप्टर के लास्ट में मौजूद हैं, MCQs हैं, फिन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको आपने लाजमी कंप्लीट करना है। या अगर कोई एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है रिलेटेड प्लांट से रिलेटेड तो उसको भी आपने जो है वो देखना है लाजमी। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। सही है? चैप्टर में जो चीज़ें आपने पढ़ी वो आपको बासानी समझ में आ जाएंगी अगर आप ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर लेते हैं तो। फिर साथ ही आपने अपना होमवर्क और जो है वो क्लास वर्क भी जो है वो कंप्लीट करना है। सही है? और एक लिस्ट तैयार कर लेनी है, एक समरी बना लेनी है इस पूरे चैप्टर की, कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। सही है? आगे आने वाले वक्तों के लिए। तो एक समरी प्रिपेयर करें इस पूरे चैप्टर की। चैप्टर के लास्ट में भी एक समरी दी गई है जिसमें पूरे चैप्टर का खुलासा मौजूद इन द फॉर्म ऑफ टेबल। एक चार्ट बना दिया गया है चैप्टर के लास्ट में, इसमें पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब कर दिया गया, तो वो आप पढ़ लें। उस स्टेट के अंदर जो है आप उसको याद रख सकते हैं एक चार्ट या कॉलम की शक्ल में। सही? तो अभी जो है आपने क्या करना है कि समरी बनानी है चैप्टर की, अपना क्लास का होमवर्क कंप्लीट करना है, एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो है आप मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 के ऊपर।
सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम। और अब बारी है आपके होमवर्क की।